हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग फुली डिस्कस करेंगे दोस्तों। टोटल ऑल ओवर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 7th 10th 2 सेट कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा सेट यानी कि 28 सेट नंबर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपको कहां जहां भी त्रुटि लगे तो आप वहां पे कमेंट करके जरूर सजेशन देने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेट नंबर 28। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार उत्पन्न होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये उत्पन्न कैसे होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दोस्तों, वो उत्पन्न होती है त्वरित आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा। अगर जो कोई पथ में दोस्तों त्वरित आवेश प्रवाहित होगा तो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें अगर जो समान वेग से आवेश गति करे, समान वेग से, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आवेश गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर जो समान वेग से नियत वेग से आवेश गतिशील होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अगर जो समान वेग से, नियत वेग से आवेश गतिशील रहे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और वही त्वरित गति से रहेगा दोस्तों, त्वरण से आवेश गतिशील रहेगा तो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा। अगर जो आवेश, कभी मान के चले दोस्तों, आवेश जो है वो क्या रहे? विराम रहे, वो गति में नहीं रहे, वो क्या रहे? विराम रहे, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब वेग होने लगेगा समान वेग तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। और अगर जो त्वरित रूप से गतिमान हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कह रहा है विरंजक चूर्ण CaCO3 विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। जो एक किस प्रकार का लवक है दोस्तों? एक किस प्रकार का लवक है? तो मिश्रित लवक है। कौन सा है? मिश्रित लवक है। किस प्रकार का लवक है? तो मिश्रित लवक है। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, द्विक लवण का उदाहरण क्या है? द्विक लवण का उदाहरण कौन सा है? तो द्विक लवण का उदाहरण जो है दोस्तों, बहुत मस्त उदाहरण है, फिटकिरी। कौन सा? फिटकिरी। अगर जो फिटकिरी आपको कहे कि फिटकिरी का कौन सा किस लवण का उदाहरण है, तो द्विक लवण का उदाहरण है फिटकिरी। अच्छा, फिटकिरी का और क्या बोलते हैं दोस्तों? फिटकिरी का और किस नाम से जाना जाता है? तो पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। कौन? फिटकिरी। अच्छा, पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2। क्या? K2SO4 Al2, SO4 के होल थ्राइस 24H2O। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? K2SO4 Al2 के होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ठीक है, किसका सूत्र है? तो फिटकिरी का सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगर उत्पन्न करने वाला सवाल कौन सा है? अगर उत्पन्न करने वाला जो दोस्तों एक सवाल है, कौन सा सवाल है? तो जैलेडियम सवाल है। कौन सा? जैलेडियम सवाल क्या उत्पन्न करता है? अगर उत्पन्न करता है। कौन? जैलेडियम सवाल अगर उत्पन्न करता है, जैलेडियम सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री के भोजन के रूप में कौन सा सवाल प्रयोग करते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन सा सवाल उपयोग करते हैं? तो क्लोरेला। कौन सा? क्लोरेला एक कोशिकीय सवाल। क्या? क्लोरेला एक कोशिकीय सवाल जो है, एक कोशिकीय सवाल। क्लोरेला एक कोशिकीय सवाल जो है वो कौन उपयोग करता है? अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के लिए उपयोग करते हैं। सवाल के कारण क्या बनता है दोस्तों? वाटर ब्लूम बनता है। सवाल के कारण क्या बनता है? वाटर ब्लूम बनता है। अच्छा, कौन सा सवाल जो है
वो जल को स्वच्छ रखता है। किसका? जल को स्वच्छ कौन सा सवाल रखता है? जल को स्वच्छता कौन सवाल करता है? कौन सवाल करता है जल को स्वच्छता? तो जल का स्वच्छता करने वाला सवाल है दोस्तों कारा और नाइटेला। कौन? कारा और नाइटेला जल को क्या करता है? स्वच्छ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको, कह रहा है किसी कुट भाषा में MONEY को क्या लिखा जाता है? THR क्या लिखा जाता है? MONEY को लिखा जाता है PRQHB। उसी कुट भाषा में CREDIT को क्या लिखा जाएगा? अच्छा देखिए इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, इसका रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें रिलेशन कौन सा बन रहा है? देखिए एम से क्या हो रहा है दोस्तों? पी हो रहा है। कौन सा रिलेशन बन रहा है? एम से पी हो रहा है। एम के कैमा स्थान है? एम के कहेंगे सर 13वां स्थान है, पी के 16वां स्थान, यानी कि +3 कर रहा है प्लेस वैल्यू में। ओ के कैमा स्थान है? 15 स्थान है। और आर के कैमा है? 18 है। आर के 18 है, यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है? प्लेस वैल्यू में 3 प्लस कर रहा है। एन को क्या है दोस्तों? एन का 14 है। क्यू का क्या है? 17 है। इसमें भी क्या कर रहा है? प्लेस वैल्यू में +3 कर रहा है। ई का क्या है? 5 है। और एच का क्या है? 8 है। इसमें भी क्या कर रहा है दोस्तों? प्लेस वैल्यू में +3 कर रहा है। वाई का कैमा है? वाई का दोस्तों 25 है। और बी का क्या 2 है। इसमें भी क्या कर रहा है? प्लेस वैल्यू में 3 कर रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू में 3 कर देंगे। 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा, एफ होगा। और जहां पे एफ है उसके बाद आर का क्या होता है दोस्तों? आर का 18 होता है। 18 और 3 21, यानी कि यू होगा। ई का क्या होता है? 5 होता है। 5 और 3 8, यानी कि एच होगा। डी का क्या होता है? 4 होता है। 4 और 3 7, यानी कि जी होगा। आई का क्या होता है? 9 होता है। 9 और 3 12, यानी कि एल होगा। यहाँ पे एल होगा। टी का क्या होता है? 20, 20 और 3 23, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू होगा। कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पैटर्न से बना है। कौन सा पैटर्न से बना है? ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों के चयन करें और उनमें से प्रश्न चिन्ह की जगह पर लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे 56 को लिखा है। 56 को कैसे बनाया है? 8 को बीच में किया है, उसके बाद 28 को और यहाँ 14 को यहां से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा? तो 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। और इसके आगे कितना है? 7 है। यहाँ पे क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। 7 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो 7 को आप कहेंगे सर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यही दोनों के जोड़ करके बीच में लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ लिखना था 84 को। इसको लिखना था 84 को। यहाँ पे हो जाएगा 84, एक साइड में 84, ऊपर में 32, ऊपर में 32 और यहाँ 12। 12 में कितना गुना करेंगे? 84 होगा। तो 7 गुना करेंगे तो 84 होगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? लास्ट में 8 है। 8 में कितना गुना करेंगे तो 32 होगा। तो गुना करेंगे 4 तो 32 होगा। और 7 और 4 को जोड़िए कितना? 11, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुछ कुदाल चाकू है। कुछ कुदाल जो है दोस्तों, कुछ कुदाल क्या है? कुछ कुदाल चाकू है। पूरा नहीं है लेकिन कुछ चाकू है। अब कह रहा सभी चाकू सांचे हैं। सभी चाकू क्या है? सांचे हैं। सभी चाकू क्या है? सांचे हैं। सभी चाकू क्या है? सांचे हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा कुछ चाकू कुदाल है। कुछ चाकू कुदाल है, सही बात है, कुछ चाकू कुदाल है। कुछ सांचे चाकू है। कुछ सांचे चाकू है, ये भी बात सही है। कुछ सांचे चाकू है, लेकिन पूरा चाकू सांचे हो सकता है, लेकिन सांचा कुछ ही चाकू है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि दोनों निष्कर्ष सही करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से 115 से 178 गया। कितना है? 115 से 178। देखिए कितना क्या हुआ है मल्टी, इसमें 178 गया कितना से? 115 से। घटाइए इसमें से कितना? 3 6, यानी कि 63 ऐड किया है। कितना ऐड किया है? प्लस में 63 किया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे +63 किया है, यहाँ पे +63 किया है, तो यहाँ पे भी +63 करेगा, यानी कि 367 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उन वेन आरेख चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध को सर्वोत्तम रूप भाई, भतीजा, चाचा। देखिए दोस्तों कुछ भाई भी रहेगा, कुछ भतीजा भी रहेगा, कुछ चाचा भी रहेगा, यानी कि ऑप्शन तीनों सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गणितीय चिन्हों में उस सही संयोजन का चयन करें जो दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर
क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित होगा। सभी को रखना है दोस्तों, सभी को रख के चेक करेंगे, बिना सभी को रखे चेक नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन बी को रखने पर चेक हो बैठ जाता है। देखिए 54 को रखिए, 54, फिर उसके बाद क्या भाग है, ऑप्शन बी में क्या है, भाग है, भाग है, उसके बाद क्या है 54 के बाद 36, 36 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस, माइनस कितना 18, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस 24, उसके बाद बराबर क्या है 24। देखिए यहां से करिए 54 बटा में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 12, काटिए क्या बार में, बढ़ती 36, इसको काटिए क्या बार में कट जाएगा 18 54, और यहाँ पे क्या है -18, यहाँ पे +24 बराबर 24, ये 18 से 18 कैंसिल, यानी कि 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राशि से है। बथुकम्मा का संबंध किस राशि से है दोस्तों, तो बथुकम्मा का संबंध आप कहेंगे सर तेलंगाना राज्य से है। किस राज्य से है, तेलंगाना राज्य से बथुकम्मा का संबंध। अच्छा, बथुकम्मा का संबंध जो है तेलंगाना राज्य से है। बथुकम्मा को क्या कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं बथुकम्मा को, बथुकम्मा को और कौन सा त्योहार कहते हैं, तो बथुकम्मा को और फूलों का त्योहार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं। बथुकम्मा को क्या कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं बथुकम्मा को। ठीक है, बथुकम्मा क्या कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है, इसको महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दशहरा से पहले। कब मनाया जाता है, दशहरा से पहले मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दशहरा से 2 दिन पहले मनाया जाता है। और कितना दिन चलता है, 9 दिवसीय चलता है। कितना दिवसीय, 9 दिवसीय। बथुकम्मा बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों। बथुकम्मा कहाँ के प्रसिद्ध है, तो तेलंगाना का प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, बथुकम्मा पृथ्वी और पानी के साथ मानव अंतर्निहित संबंध, किसके साथ, पृथ्वी और पानी के साथ। किसके साथ, पृथ्वी और पानी के साथ मानव अंतर्निहित संबंधों का उत्सव है। ठीक है, देखिए बथुकम्मा देवी माँ का सम्मान में मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है, बथुकम्मा देवी माँ के सम्मान में मनाया जाता है। बथुकम्मा देवी माँ के सम्मान में मनाया जाता है बथुकम्मा। बथुकम्मा के साथ साथ और कई त्योहार है दोस्तों। बोनालू, कौन सा, बोनालू, कौन सा, बोनालू महोत्सव, पिरला पांडुगा, और कौन सा, मेदराम जात्रा। कौन सा, मेदराम जात्रा। ये सब कहाँ का, ये सब तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। एक हो गया बथुकम्मा, बोनालू महोत्सव, पिंडला पांडुगा और मेदराम जात्रा। ये सब कहाँ के, तेलंगाना का प्रसिद्ध प्रमुख त्योहार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो केरल में। केरल में क्यों किया गया, यहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, इसीलिए केरल में लॉन्च किया गया है AI स्कूल। अच्छा, AI स्कूल लॉन्च कहाँ किया गया है, केरल में भी कहाँ किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया गया है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, तिरुवनंतपुरम में पहला AI लॉन्च किया गया है। हाल ही में केरल में सी स्पेस नामक देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कौन, सी स्पेस वाला भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कहाँ, केरल में। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए, तो ऑप्शन सी सही है। 11 का क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अंडर वाटर यानी वाटर के अंदर, अगर जो वाटर के ऊपर वाला मेट्रो जो रहेगा दोस्तों वो तो केरल में किया गया है, लेकिन अंडर वाटर जो है से कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है, कोलकाता में किया गया है अंडर वाटर। कब किया गया था, अंडर वाटर उद्घाटन कब किया गया था, तो 2010 में ही किया गया था। कब किया गया था, 2010 में। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर कहाँ किया गया था, हुगली नदी के नीचे। कहाँ, हुगली नदी के नीचे। चलिए अब देखिए केरल में दोस्तों, केरल के कोच्चि में जो जल के ऊपर वाला जो मेट्रो सेवा है उसको लॉन्च किया गया है। कहाँ, केरल के कोच्चि में। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंहस्थ मेला उज्जैन किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो सिंहस्थ मेला उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन इसका ये सही है। कहाँ किया जाता है,
शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है दोस्तों। इसी से संबंधित है महाकुंभ, इसी से संबंधित क्या है, महाकुंभ, जो अभी मनाया जा रहा है, इसी से संबंधित है महाकुंभ। अच्छा, क्या होता है सिंहस्थ मेला में, सिंहस्थ मेला उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अच्छा, प्रति 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का आयोजन देश के 4 स्थानों पर होता है। कहां कहां होता है कुंभ में, जो प्रति 12 वर्ष बाद, कितना बार, 12 वर्ष पर होता है जो कुंभ, देश के 4 स्थान पर होता है। कहां कहां होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहां कहां होता है, पहला स्थान कौन सा है, पहला स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान कौन सा है, इसके बारे में। पहला स्थान कौन सा है, जल्दी देखिए, तो पहला स्थान जो है हरिद्वार, कौन सा, हरिद्वार, हरिद्वार। दूसरा स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान, पहला स्थान हरिद्वार, दूसरा स्थान प्रयाग, दूसरा स्थान प्रयाग। तीसरा स्थान कौन सा है, नासिक, तीसरा स्थान नासिक। और चौथा स्थान कौन सा है, उज्जैन, कौन सा है, उज्जैन। ठीक है, नासिक उज्जैन है, कौन सा है, उज्जैन। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। 4 स्थान ऐसा है जहां पे 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, सबसे प्राचीन कुंभ कहां का है दोस्तों, तो प्रयाग का ही सबसे प्राचीन है। प्राचीन कहां का कह दे, प्राचीन कह दे तो प्रयाग का कुंभ सबसे प्राचीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग एन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम चंद्रा है दोस्तों। कौन है, विक्रम चंद्रा है, कौन है, विक्रम चंद्रा। शशि थरूर के पुस्तक के लेखक कौन सा है, शशि थरूर के पुस्तक के लेखक कौन सा है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस और अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक है, किसका, शशि थरूर का। एन एरा, एन एरा ऑफ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, और अंबेडकर, एन एरा ऑफ डार्कनेस और अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, अनिश्वी शांति कभी, अनिश्वी अश्विनी संधि, अश्विनी संधि का ही पुस्तक का नाम लिख लेते हैं, अश्विनी संधि का ही पुस्तक का नाम लिख लेते हैं। तो अश्विनी संधि का पुस्तक का नाम दोस्तों मंत्र है, क्या है, चाणक्य चैट। क्या है, चाणक्य चैट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चाणक्य चैट, चाणक्य चैट, चाणक्य चैट, इसको मंत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाणक्य चैट। किसके द्वारा लिखा गया है, अश्विन संधि द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता है आर्टिकल 19 में है। किस में है, आर्टिकल 19 में है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। किस में है, आर्टिकल 19 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है, तो दर्री जो है दोस्तों, ऑप्शन ए, ये क्या है, अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है दर्री। अच्छा, बर्मी किस कहां का है, तो बर्मा के, बर्मा का भी क्या बोलते हैं, तो म्यांमार बोलते हैं। कहां के, म्यांमार बोलते हैं। अच्छा, जोखंगा कहां का है दोस्तों, जोखंगा जो है, तो जोखंगा कहां का है, जोखंगा कहां का है, तो आप कहेंगे सर कि जोखंगा जो है, जोखंगा जो है भूटान का आधिकारिक भाषा है। कहां का, भूटान का आधिकारिक भाषा है। अच्छा, सिंहली कहें तो सिंहली कहां का है, सिंहली कह दें तो सिंहली कहां का आधिकारिक भाषा है, तो सिंहली प्लस तमिल, सिंहली प्लस तमिल श्रीलंका का आधिकारिक भाषा है। कहां के, श्रीलंका का आधिकारिक भाषा है सिंहली प्लस तमिल। कहां का, श्रीलंका का। अच्छा, आपसे पूछ दे पड़ोसी देश पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो उर्दू जो है से पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा है। कौन सा, उर्दू जो है से पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा है। अच्छा, आपके पड़ोसी ईरान को कह दे कि आधिकारिक भाषा कौन सा है, ईरान का आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो फारसी जो है से ईरान का आधिकारिक भाषा है। कौन सा, फारसी जो है से ईरान का आधिकारिक भाषा है, फारसी। अच्छा, ब्राजील का कौन सा है दोस्तों, ब्राजील का आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो ब्राजील का आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। कौन सा है, पुर्तगाली। ब्राजील का आधिकारिक भाषा कौन सा है, पुर्तगाली भाषा ब्राजील का आधिकारिक भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है मैथ है, थोड़ा सा हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक काम के 1/3 भाग, एक काम के 1/3 भाग 3 दिन में, सॉरी 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है। कितना भाग करता है दोस्तों, बहुत हम लोग अच्छा से बनाएंगे। देखिए, ए कह रहा है कि ए जो है किसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। 1/5 भाग कितना दिन में,
3 दिन में। बी इसी काम के, बी जो है, बी इसी काम का कितना भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना दिन में करेगा, 7.5 दिन में करेगा। कितना दिन में, 7.5 दिन में। अब एक साथ काम करते हुए ए और बी, एक साथ काम करते हुए ए और बी 4/5 भाग काम पूरा करने में कितना दिन समय लेगा। देखिए दोस्तों, अब पहले देखेंगे कि जब 1/5 भाग 3 दिन में करता है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा। तो पूरा भाग करने के लिए इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 दिन लेगा। पूरा भाग करने में कितना दिन लेगा, 15 दिन लेगा। अच्छा, 1/4 भाग 7.5 दिन में करता है तो पूरा भाग करने में कितना दिन लेगा, तो 7.5 गुने 4 कर देंगे दोस्तों, आपको पता होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि 30 दिन लेगा। ठीक है, अब इन दोनों के हम लोग के निकल गया कि पूरा काम करने में कितना दिन समय लेगा। एक लेगा 15 दिन, एक लेगा 30 दिन। अच्छा, हम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कुल कार्य कितना निकल जाएगा दोस्तों, ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 30 दिन में। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया, इसका 1 हो गया, यानी कि एक दिन में ये 2 कार्य करेगा, ये 1 कार्य करेगा। लेकिन हमको कार्य, टोटल कार्य नहीं कराना है, जो 30 काम है उसी का 4/5 भाग कराना है, इसका 4/5 भाग कराना है। तो काटिए तो क्या बार में कट गया, 6 बार में कट गया, यानी कि 6 चौके 24 काम कराना है। इसको हमको 24 काम कराना है और जाएगा इन लोग दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेगा दोस्तों। कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। 24 काम है, 3 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बार और फिर से देख लीजिएगा, जो समझ में आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा कि एक दुकानदार जो है ना, वो क्या करता है कि एक दुकानदार जो है वो क्या करता है कि 60 रुपए प्रति केजी और 80 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को इस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसका मिश्रण जो है 75 रुपए प्रति केजी हो जाए। कह रहा है कि एगो 60 रुपए किलो वाला चावल है, कितना के रुपए किलो वाला, 60 रुपए किलो वाला, और एगो चावल है 80 रुपए किलो वाला। अब हम दोनों के मिलावेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, दोनों के मिलावेंगे और दोनों का मिला के हमको 75 रुपए किलो बेचना है। कितना रुपए किलो बेचना है, 75 रुपए किलो बेचना है। ठीक है, तो आप बताइए कि कितना कितना के अनुपात में मिलाएंगे। तो आपको पता है मिश्रण एलिगेशन से इसको घटाएंगे, 60 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 80 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही दोनों का अनुपात होगा, यही दोनों को मिश्रण का अनुपात होगा। कै बार में कट गया, 1:3, यानी कि 1:3 में मिलाएगा तो इसका हो जाएगा काम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान भाषा में आप समझेंगे तो आसान भाषा में ही समझ में आएगा, और इसको कॉम्प्लिकेटेड लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड में ही समझ में आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आसान भाषा में समझना है तो आसान भाषा में ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा बटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा कॉस 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अच्छा, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करवा दे हम, कि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको पिछले वीडियो में, कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हो जाएगा साइन 4 थीटा, हो जाएगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। अच्छा, आपको कॉस 2 थीटा का मान क्या बताए थे दोस्तों, कॉस 2 थीटा का मान क्या बताए थे, आपको कॉस 2 थीटा का मान क्या बताए थे, तो आपको बताए थे 1 + 2 साइन स्क्वायर, 1 + 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बताए थे कि नहीं बताए थे, देखिए क्या बताए थे, 1 + साइन स्क्वायर 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बताए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे, cos 2 थीटा बराबर 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बताए थे। चलिए ठीक है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां पे इसी फार्मूला को हम लोग पुट करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 × साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एकदम लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिखेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऊपर में रहेगा 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 1 प्लस 2 sin 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर, sin स्क्वायर 2 थीटा, यहां पे ही माइनस होगा, ठीक है, sin स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, एक माइनस से क्या हो जाएगा, इसको से ई से ही कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या, नीचे क्या बच जाएगा, क्या होगा दोस्तों, माइनस प्लस से कट जाएगा। अब बचेगा क्या, नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा, आप कहेंगे सर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बटा में क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बचेगा ना। E2 से E2 कट गया, एक स्क्वायर से एक साइन कट गया। अब बच क्या गया, एकदम डायरेक्टली बच गया कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा। ये दोनों के क्या कह सकते हैं हम, कॉट 2 थीटा बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक जलाशय, एक जलयान नदी की दिशा में, नदी, एक जलयान जो है नदी की धारा की दिशा में 4 घंटा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी बनाएंगे हम लोग आसानी से, इसको ही बनाएंगे आसानी से। चलिए, कह रहा है कि एक जलयान जो है, एक जलयान जो है क्या करता है कि नदी के धारा की दिशा में भी चलता है, नदी के धारा के विपरीत दिशा में भी चलता है। क्या करता है, नदी के धारा की दिशा में भी चलता है, नदी की धारा के विपरीत दिशा में भी चलता है। देखिए कैसे चला, कह रहा है कि एक जलयान नदी की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में कितना में, 4 आवर में, 4 आवर में 32 किलोमीटर चल जाता है दोस्तों। क्या करता है कि मान के चलिए कि नदी का धारा ऐसे बह रहा है, तो इस 4 ही आवर में क्या हुआ, 4 ही आवर में क्या हो गया कि 32 किलोमीटर चल दिया। कहां चल दिया, 32 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, जब चल दिया तो वापस भी आएगा। अब यहां गया तब उसको पीछे भी लौटना है। अब जब पीछे लौट रहा है तो ये 5 घंटा में, कितना घंटा में, 5 घंटा में कह रहा है कि 10 किलोमीटर आए। कितना किलोमीटर आए, 10 किलोमीटर आए। ए से बी गया, बी गया और जब बी से वापस आ रहा है तो सी पहुंचे में 10 किलोमीटर में 5 घंटा लग गया। अब कह रहा है कि जब 5 घंटा लग गया भाई साहब, तो दूरी तय करता है, तो जलयान और नदी की धारा का चाल क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब धारा के अनुकूल जा रहा होगा, जब धारा के अनुकूल जा रहा होगा तो दोनों धारा के भी चाल और जलयान के भी चाल, दोनों के चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो मान लीजिए कि धारा का चाल, धारा का चाल और जलयान का चाल, किसका, जलयान का चाल। मान के चलिए दोस्तों कि धारा का चाल, जलयान का चाल x है और धारा का चाल y है। क्या है, जलयान का चाल x है और धारा का चाल y है। तब कैसे होगा, दोनों के तो बराबर होगा नहीं, तब कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा। तो जलयान का चाल x है और धारा का चाल y है। अगर जो पहला कंडीशन में क्या होगा कि जब वो जाएगा, नाव लेके जाएगा वो आदमी, तो दोनों अगर जो धारा के अनुरूप जाएगा तो x और y दोनों जुट जाएगा। क्या होगा, x और y दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और दोनों जुट के, जब दोनों जुटेगा तो उसका चाल कितना हो गया, 32 किलोमीटर तय किया 4 घंटा में। जब दोनों का चाल जुटा तब है ना 32 किलोमीटर तय किया जी 4 घंटा में। जब दोनों जुट गया तब 32 किलोमीटर तय किया 4 घंटा में। यानी कि दोनों जब जुटला के बाद 8 चौके 32, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड था। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया। अच्छा, ये तो जब धारा के अनुरूप जाएगा था ना, अब धारा के विपरीत जाएगा तब, धारा के विपरीत जाएगा तब जलयान के चाल में से नाव के चाल को घटा देंगे। जब विपरीत जाएगा तो कम न करेगा चाहिए चाल, तो नाव इसको से क्या करेंगे, जो धारा के चाल है उसको घटा देंगे। और जैसे ही घटाएं तैसे ही क्या देखें हम कि 10 किलोमीटर दूरी तय करे में 5 घंटा ले लिया। यानी कि जैसे ही 5 घंटा ले लिया, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड हो गया उसका। क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड हो गया। अच्छा, दोनों समीकरण मिल गया, एक समीकरण ई मिल गया, एक समीकरण ई मिल गया। अच्छा, एक समीकरण से x और y के मान निकाल लेंगे। जैसे ही इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे,
तो x हो जाएगा खत्म। x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब x क्या हो जाएगा, खत्म जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर हो गया, 2 बराबर क्या हो गया, 2y बराबर हो गया 6। 2y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। 2y बराबर 6 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति आवर। 3 किलोमीटर प्रति आवर किसका चाल हो गया, धारा के चाल। अब कोई एक समीकरण उठाइए, मान के चलिए कि समीकरण एक ही उठा लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर है। इसमें एक जगह 3 रख लीजिए, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, x प्लस 3 बराबर 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति, यानी कि जलयान की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है यदि दो बेलनों की त्रिज्या जो है, कितना है बेलन की त्रिज्या, 2 गो बेलन है, ठीक है, 2 गो बेलन है और दोनों की त्रिज्या जो है 2:3 के अनुपात में है, ऊंचाई भी है 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 गो क्या है, बेलन है, 2 बेलन है और दोनों के त्रिज्या भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है। देखिए बेलन के आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर बेलन का आयतन जो है वो हमको पता है कि 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH होता है। R1 H1 दोनों का अनुपात करना है, बराबर कर देंगे, तो 2 पाई R2 H2। H1 का मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और R1 का मान 2x दिया हुआ है, R3 का मान, अब जैसे ही पुट करेंगे दोस्तों 2 पाई, R के मान कितना 2x, H के मान कितना 5x, कितना 5x बराबर 2 पाई, R2 का मान कितना 3x, R2 का मान कितना, जल्दी बोलिए 3x, अब H2 का मान कितना 3x। ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई खत्म कहानी, 2 पाई से 2 पाई खत्म कहानी, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x खत्म कहानी, तो 5 दूना 10 और इधर क्या हो जाएगा 3 तिहाई, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्तों पाई, बेलन का आयतन है ना, तो 2 पाई r² h होता है, क्या होता है पाई r² h। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई r² h, यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 4 गुने 5 होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो 9 गुने 3 होगा, क्या होगा 9 गुने 3, यानी कि 4 5 20 अनुपात 27 के अनुपात में होगा इसका आयतन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है 2 पाई r², क्या होता है 2 पाई r²। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग आसानी से सोल्व करें। कह रहा है कि दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा। दीप्ति क्या की कि दीप्ति एक वस्तु को कप के खरीदी, इसका क्रय मूल्य कितना रखा 175 रुपया, कितना 175 रुपया। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए 161 में बेच दिया। कितना किया, पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसको बेच दिया कितना में 161 में, कितना में 161 में। 175 में खरीदी 161 में बेच दी, कितना बेच दी 161 में। अच्छा भाई साहब जब बेची कम में तो हानि हुआ होगा, क्या हुआ होगा हानि हुआ होगा, तो कितना हानि हुआ होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 175 और विक्रय मूल्य कितना है 161, यानी कि 14 रुपया के हानि हुआ। कितना रुपया के 14 रुपया के। अच्छा हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एकदम सिंपल है भाई, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य, क्या हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, हानि कितना 14, क्रय मूल्य कितना था भाई 175, गुना में कर देंगे 100। अच्छा इसको काटिए तो कितना बार में काट जाएगा, जैसे ही इसको आप काटिएगा तो 25 सतह कटेगा, 25 सतह 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 150, 25 सतह कितना बार में कटेगा 25 सतह कट जाएगा 175 और 25 चौके 100, इसको काटिए तो कितना बार में 2 बार में, यानी कि 8% की हानि हुई। कितना परसेंट के 8% के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आपको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा मेंसुरेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि एक बैडमिंटन है, क्या है एक बैडमिंटन खेलने
के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटलकॉक का आकार गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छीनक जैसा है। जैसे दोस्तों एक गोलार्ध है, अर्ध गोला है, क्या है, अर्ध गोला है, ठीक है। ऐसे तो बनता है, क्या बनता है बैडमिंटन में। अब यहां से क्या हुआ दोस्तों, यहां से इस पे क्या होता है, इस पे क्या बना होता है, इस पे बना होता है एक शंकु की तरह, छीनक की तरह बना होता है। देखे होंगे ना आप, ऐसे देखे होंगे, रहता है ना, एकदम रहता है, ठीक है। अच्छा ये रहता है, ऐसे रहता है, यही ना रहता है कॉर्क, एकदम सेम टू सेम बना दिए, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि शटलॉक एक अर्धगोलार्ध बने हुए शंकु के छीनक जैसा है। छीनक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है। कितना है, जो इसका व्यास है दोस्तों, यहां से यहां तक के जो त्रिज्या है, टोटल कितना है, डी अगर जो D1 कितना है, अच्छा इसको बड़ा डी कर देते हैं, बड़ा डी अगर जो 5 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा, आर 2.5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि नीचे और बाहरी 2 सेंटीमीटर है, क्या है, यहां पे क्या है, यहां वाला जो व्यास है दोस्तों वो 2 सेंटीमीटर है, यहां का डी जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर आर होगा, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर ई आर होगा दोस्तों, इसका भी आर कितना होगा, यही ना आर होगा, इसका भी 1 सेंटीमीटर आर होगा। अब देखिए अब क्या होता है, इसका कहानी देखिए, कह रहा पूरे शटलॉक की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक के शटलॉक की ऊंचाई आपको दे रखा है, कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत है, कह रहा है कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई साहब, जब यहां से यहां तक के दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहां तक के क्या होगा, तो यहां तक के आप कहेंगे सर कि यहां तक के जो दूरी, यहां तक के जो ऊंचाई होगा 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो यानी कि यहां तक के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक टोटल कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो अर्धगोलवा है दोस्तों, उसको क्या कर दिए, घटा दिए, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है, 7 सेंटीमीटर। जो छीनक का ऊंचाई कितना होगा, एक्चुअल छीनक का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, जो ई वाला है, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एल बराबर छीनक की, एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R2 कह दें, या बड़ा वाला R कह दें, R माइनस R के होल स्क्वायर, क्या होता है, R माइनस R के होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, H कितना है, तो H आप कहेंगे सर 6 है, कितना है, 6 है, तो 6 के स्क्वायर प्लस बड़ा वाला R कितना है, तो 2.5 है, छोटा वाला R कितना है, 1 है, ये दोनों के स्क्वायर। जैसे ही ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1.5 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1.5 के स्क्वायर। अच्छा इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.18 सेंटीमीटर। एल के मान कितना आ गया, एल के मान आ गया 6.18 सेंटीमीटर। अब हो गया कहानी खत्म। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, अब यहां पे पढ़िए, क्या कह रहा है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे दोस्तों, पहले किसका निकालेंगे, पहले छीनक का वक्र सतह का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, छीनक का वक्र सतह का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, छीनक का वक्र सतह का क्षेत्रफल, प्लस में कर देंगे गोलार्ध का, जो नीचे वाला क्या है, गोलार्ध है, तो गोलार्ध का वक्र सतह का क्षेत्रफल, गोलार्ध का वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा छीनक के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है पाई आर एल, अगर जो डबल आर है तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। अच्छा पाई आर इंटू आर प्लस पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। अच्छा इसका क्या होता है, गोलार्ध का होता है, तो गोलार्ध का आप कहेंगे सर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बस इसमें मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7, बड़ा वाला आर का मान क्या है 2.5, छोटा वाला आर का मान
+1। एल क्या है दोस्तों? एल है 6.18 प्लस 2 इंटू पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान क्या है? आर का मान क्या है? 1 के स्क्वायर। क्या है? 1 के स्क्वायर। जैसे ही इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, पाई का मान कॉमन ले लेंगे, 22/7 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। बाकी सबका क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जैसे ही इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.5 गुने 6.18 प्लस, इसमें से तो पाई कॉमन हो गया है। क्या हो गया है? पाई कॉमन हो गया है। जैसे ही कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 यानी कि 2 हो जाएगा। जैसे इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल मिलाकर के आपके पास आ जाएगा दोस्तों 74.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटका ले दीजिए, यानी कि मिटार ले दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग क्या होता है? 10.06। प्राप्त योग जो प्राप्त होता है वो 10.06 को 100 से गुना करने पर प्राप्त अंकों से अधिक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? मान के चलिए कि कोई वो धनात्मक पूर्णांक है x, उसको में हम 1000 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लेकिन इससे जब जोड़ने के बाद जो प्राप्त अंक होता है, प्राप्त होता है वो क्या होता है? 10.06 से 10.06 में 100 से गुना करने पर क्या होता है? करने पर प्राप्त संख्या से अधिक होता है। जब 100 से भी गुना करेंगे इसको तो कितना होगा? 1006 होगा। 1006 होगा। क्या होगा? 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो खत्म होगा, तो यानी कि 1006 होगा। जब 1006 है दोस्तों, तो इससे भी अधिक कौन सा संख्या है उसको जोड़ेंगे तक? अगर जो 5 को जोड़ेंगे तो 1005 होगा। अगर जो 5 को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? जोड़ने पर 1005 होगा, तो इससे छोटा हो गया ना जी। 3 को जोड़ेंगे तो 1003 होगा, तो छोटा हो गया ना जी। 1 को जोड़ेंगे तो 1001 होगा। जब 7 को जोड़ेंगे तबे ना इससे बड़ा होगा। यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 प्लस 1000 करेंगे तबे ना इससे बड़ा होगा, 1007 होगा। चलिए, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर क्या है? के एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन 25 देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या है? 0 है। क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या है? 0 है। तो के का मान ज्ञात करें। देखिए, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता होगा, जब मूल बराबर हो, जब क्या हो? मूल बराबर हो तभी तो 0 होगा। जब मूल बराबर होगा तभी ना 0 होगा जी। जब मूल बराबर हो तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी कितना है? यहाँ पे बी हम देख रहे हैं कितना? 12। क्या देख रहे हैं? 12 माइनस 12 के स्क्वायर। और ए कितना है? ए को हमको पता नहीं है, ये तो एक के है। क्या है? ए क्या है? ये के है। अच्छा, सी कितना है? तो सी आपको पता है कितना? 9 है। कितना है? 9 है। 0 कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है 12 का स्क्वायर? 144। जल्दी बोलिए, 144। और यहाँ पे होता 4 गुने के इंटू 9। काटिए इसको से, क्या बार में कट गया? क्या बार में काटा? 4 तिहाई 12, 8 तिरी 24, 4 तिहाई 12, 8 तिरी 24, 38 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 9 चौके 36। जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों 144 के तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, इससे कट जाएगा, टोटल कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा, यानी कि के का मान क्या आ गया? 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। देखिए, सूचना देता है, संकेत करता है। देखिए, संकेत करना और बनाना बहुत अलग बात है। बनता है आरएनए में, लेकिन सूचना कौन देता है? डीएनए। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत कौन है? तो डीएनए है। ऑप्शन सी सही है। कौन है? डीएनए है सूचना स्रोत।
जीवों में प्रोटीन निर्माण का सूचना स्रोत कौन है? डीएनए है। और डीएनए से आरएनए संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, थोड़ा सा रुकिए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य आप कहेंगे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। अच्छा, डीएनए जो है दोस्तों, डीएनए का रचना जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा है। क्या है डीएनए का रचना? डीएनए का अगर जो आपको से रचना पूछ दे, रचना, तो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड की रचना है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा रचना है। ठीक है। गुणसूत्र का वाहक कौन है? गुणसूत्र जो आनुवंशिकता का वाहक कौन है? तो गुणसूत्र है। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन के लिए डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में कहां से निकलता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय के ऑक्सीसिटिन्स, कहां से? ऑक्सीनिटिक कोशिका से निकलता है। कहां से निकलता है? ऑक्सीनिटिक कोशिका से निकलता है। कहां से निकलता है? ऑक्सीनिटिक कोशिका से निकलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ऑप्शन इसका डी से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 जीबी में कितना केबी होता है? आपको पता है कि 1 जीबी में कितना केबी होता है? तो 10 के पावर 1024 गुने 1024 केबी होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान ले लेते हैं। देखिए, 1 बाइट सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा क्या होता है? बिट्स होता है। क्या होता है? बिट्स होता है। तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। 1 बाइट में कितना बिट? 8 बिट। अच्छा, 1 किलो बाइट में कितना? तो 1024 बाइट। 1 किलो बाइट में कितना? 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट में। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एमबी आ जाता है। मेगाबाइट, उसमें 1024 किलो बाइट होता है, यानी कि क्या होता है? केबी होता है। उसको क्या बोलते हैं? केबी बोलते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है जीबी आ जाता है। क्या आता है? जीबी आ जाता है। इसमें अगर जो 1024 एमबी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 1 जीबी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद टीबी आ जाता है। क्या आता है? टेराबाइट टीबी। 1024 जीबी अगर जो मिल जाएगा दोस्तों, 1024 जीबी अगर जो मिल जाएगा तो 1 टीबी हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है पेटाबाइट, यानी कि पीबी। क्या आता है? पीबी, पेटाबाइट। 1024 टीबी मिल जाएगा तो एक क्या बन जाएगा? एक पेटाबाइट बन जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद पेटाबाइट के बाद क्या आता है? एक्साबाइट आता है। क्या आता है? एक्साबाइट आता है। अच्छा, एक्साबाइट कब बनेगा? तो 1024 पीबी बन जाएगा, पीबी मिल जाएगा तो एक एक्साबाइट बनेगा। उसी प्रकार से एटाबाइट आता है, उसी प्रकार से इओटा आता है। ठीक है। ओटा में भी 1024। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ क्या है? a प्लस बी का अर्थ जो है, यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की माता है, a गुने बी का अर्थ है a गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो बताइए कि पी क्यू का पुत्र है। पी क्यू का पुत्र है। ऐसा रिलेशन बनाते, इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए पी माइनस क्यू प्लस आर, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी का माता है, यानी कि पी क्यू का क्या हो गया, ए बी की माता है, ए बी की माता है, पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, पी क्यू के माता है तो क्यू क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको से कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें रिलेशन बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में रिलेशन बनाना है। 37 को 100 कैसे लिखा गया, 24 के बाद क्या लिखा जाए, 29 को 76 कैसे लिखा, तो 37 को 3 से गुना किया, कितना से गुना किया, 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 21 हाथ में 2 3 9 2 11, इसमें से -11 किया है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए 29 को कीजिए, 29 को कितना कीजिए, 29 को भी 3 से गुना कीजिए, 29 को भी 3 से गुना कीजिए, तो 29 को जब 3 से आप गुना करते हैं तो क्या है, 9 27 हाथ में 2 3 दूना 6 2 8 87, इसमें से भी 11 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 6 7 बचेगा और 6 बचेगा 76। इसी प्रकार से 24 में 3 से गुना कीजिए तो 24 दिया 72, उसमें से 11 घटाइए तो कितना बचेगा, तो उसमें से 61 बचेगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 31 31 कहता है दोस्तों, LINGUIST के पहले तीसरे और छठे अक्षर, छठे पहला ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, और तीसरा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा ये वाला होगा, छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदलना। ठीक पहले वाला अक्षर, के के पहले वाला अक्षर कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए कि के का पहले वाला अक्षर कौन है, तो आप कहेंगे सर के के पहले वाला, एल का पहले वाला अक्षर के है, कौन है, के है। अच्छा एन के पहले वाला अक्षर कौन है, एम है। आई के पहले वाला अक्षर कौन है, तो एच है, कौन है, एच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए कि आगे वाला खेला क्या कहता है, कहता है बदल दिया जाए और चौथे सातवें अक्षर को, चौथा कौन हो गया, 1 2 3 4, चौथा इस जी हो गया, और उसके बाद सातवां 5 6 और 7 एस हो गया। अब कह रहा है चौथा और सातवां में एक खेला कीजिए कि वर्णमाला के श्रृंखला अनुसार ठीक बाद वाले, तो जे के बाद क्या आता है बाबू, तो जे के बाद एच आता है, जे के बाद जी एच, जे के बाद क्या आता है, एच आता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, जे के बाद एच आता है, उसके बाद क्या कह रहा है, जी के बाद जब एच आता है तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद अगला भी सातवां है, उसको भी एस के बाद टी आता है। अब यहाँ पे देखिए नवगठित शब्द में तीसरे पांचवें, तीसरा कौन सा है, तीसरा ए वाला है, पांचवा कौन सा है, ए वाला है, ठीक है, इसको पकड़ लेना है। बीच कितने अक्षर वर्णमाला श्रृंखला अनुसार है, देखिए तीसरा में कौन सा है दोस्तों, एम, एम का कैम स्थान स्थानीय मान है, तो 13 है एम का, यू का कैम स्थानीय मान है, तो 21 है। अच्छा एम से 21 के बीच में कैगो श्रृंखला होगा, उसी को देखना है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, इतने ना होगा, इतने अक्षर होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 7 का अक्षर है दोनों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में त्रिभुज के काउंट करना है, क्या करना है, त्रिभुज को काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में कैसे काउंट करेंगे, देखिए 1 2 बड़ा वाला त्रिभुज 3, अच्छा 1 2 बड़ा वाला त्रिभुज 3 3 3 6 को त्रिभुज हो गया, कितना त्रिभुज हो गया, 6 को, एगो ई वाला त्रिभुज हो गया, 6 2 8 वो, सब में 8 त्रिभुज होगा, 8 इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें 8, 8 3 के 24 त्रिभुज निकाल दिए। अब देखिए एगो त्रिभुज जो युभेनिश त्रिभुज बनेगा ई वाला, 24 1 25, 25 1 26, 26 1 27, 27 1 ये वाला निकलेगा, 27 1 28, यानी कि 28 त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया, क्या बना दिया, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है दोस्तों, जब वो आंदोलन वगैरह किया होगा तो क्या हुआ, उसका कारावास हो गया, ठीक है, 27 साल कारावास में रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है जो 27 साल कारावास रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, गलत बात है, जो 27 साल कारावास में रहेगा वही राष्ट्रपति थोड़ी बनेगा। कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, गलत बात है, वो तो आंदोलन वगैरह में गया होगा कारावास में और चमक गया चेहरा तो राष्ट्रपति बन गया, तो ऐसा थोड़ी है कि योग्यता होगा वहां की कि राष्ट्रपति बनना है उसको।
यानी कि दोनों को खारिज करता है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन इसका ए सही है 33 के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। देखिए दोस्तों, अलग विकल्प का चुनने के लिए एक अक्षर है यहाँ पे, देखिए कोई भी तीर जो है दोस्तों, कोई भी तीर है यहाँ पे, देखिए सारा जो है छोटा छोटा है, इसका बहुत बड़ा तीर है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत की सबसे लंबी झील है? कौन सा ऐसा झील है दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी झील है? तो झील का नाम है बेम्बनाद झील। कौन सा? बेम्बानाद झील। अच्छा, बेम्बानाद झील कहेंगे कि उपस्थित कहाँ है? बेम्बानाद झील भारत की सबसे लंबी झील है, उपस्थित कहाँ है दोस्तों? तो केरल में उपस्थित है। कहाँ है? केरल में। कहाँ उपस्थित है? केरल में उपस्थित है। अच्छा, सबसे लंबी झील है तो इसका लंबाई कितना होगा? तो 96 किलोमीटर इसका लंबाई है। कितना किलोमीटर? 96 किलोमीटर इसका लंबाई है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची में अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सा? जो रामसर आर्द्रभूमि सूची है दोस्तों, रामसर आर्द्रभूमि सूची में भी शामिल है, सम्मिलित है। कौन सा? ये बेम्बनाद झील। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, बेम्बनाद झील हो गया। इस झील में केरल के लगभग 10 नदियां का मुहाना बनती है। कितना नदियां का? बड़ा किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे 10 नदियां का मुहाना बनती है। किसमें? बेम्बनाद झील में 10 नदियां का मुहाना बनती है। ठीक है, बेम्बनाद झील द्वीप वेलिंगटन या बरलमपदम है। अब आते हैं कंजरिया झील। कंजरिया झील कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन ए में कंजरिया झील। कंजरिया झील के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो कंजरिया झील है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है कंजरिया झील। अब आते हैं हम लोग कौन सा झील? कंजरिया झील के बाद अनसुपा झील। अनसुपा झील के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनसुपा झील कहां स्थित है? तो अनसुपा झील भी उड़ीसा में ही स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब आते हैं हम लोग बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है बुलर झील। और कहां स्थित है आपको पता है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है स्वास्विक साइराइज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2024 का पहला कौन सा खिताब जीता है? तो देखिए रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का जो जोड़ी है वो कौन सा खिताब जीता है? तो जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। कौन जीता है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। कौन सा खिताब? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों कि 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? धौलपुर करौली राजस्थान में स्थित है। 55वां है। अच्छा, 54वां कह देता आप सब दोस्तों, अगर जो 54वां कह देता आप क्या करिएगा? तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती है। कौन है? एमपी में स्थित है। कहां स्थित है? एमपी में वीरांगना दुर्गावती स्थित है। कौन है? वीरांगना दुर्गावती 54वां है। अच्छा ठीक है, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। किसके लिए? बाघ को संरक्षण के लिए। ठीक है, जो भारत जो है ना दोस्तों, भारत तो दुनिया के 70% भारत जो है दुनिया के 70% जंगली बाघों का घर है। कितना? 70%। कितना? 70% जंगली बाघ भारत में रहते हैं। अच्छा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पेंथेरा ट्रिग्रिस। क्या है? पेंथेरा टिग्रिस। क्या है? पेंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टिग्रिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है भारत अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो 3-6 अगस्त 2024 तक कहां आयोजित किया गया? तो नोएडा में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? तो नोएडा में किया गया। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि हर वर्ष फ्लेमिंग महोत्सव ... स्थित नेला पटपक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। कौन सा राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में स्थित है? ये राज्य जो है दोस्तों
आंध्र प्रदेश में नेल्लापट्ट पक्षी अभयारण्य में मनाया जाता है। देखिए, हर वर्ष फ्लेमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश के स्थित नेल्लापट्ट पक्षी अभयारण्य पुलिकट झील पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौका दौड़ क्या होता है? इस कार्यक्रम में नौका दौड़ होता है। क्या होता है? नौका दौड़ अन्य प्रतिष्ठित कार्यक्रम भी होता है। फ्लेमिंग फेस्टिवल जो है 13 साल पुरानी परंपरा है। कितना साल पुरानी है? 13 साल पुरानी परंपरा है। कितना साल? 13 साल पुरानी परंपरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अच्छा, पानीपत का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, पानीपत का युद्ध कब से कब तक, कब हुआ है? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें किसने जीता था? तो बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो बाबर है और कौन कौन सा युद्ध लड़ा है। बाबर जो है और कौन कौन सा युद्ध लड़ा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाबर के बारे में। तो बाबर पहले तो लड़ा पानीपत का 1526 में, उसके बाद लड़ा था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध लड़ा था 17 मार्च 1527 को लड़ा था। कब लड़ा था? 17 मार्च 1527 को लड़ा था। किसके बीच? राणा सांगा के बीच। किसके बीच? राणा सांगा के बीच लड़ा था और राणा सांगा के बीच लड़ा था। अच्छा, उसके बाद कहा चंदेरी का युद्ध। कहा? चंदेरी का युद्ध कब? 1528 में। कब? 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी के बीच लड़ा था। किसका? मेदिनी और बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? लास्ट युद्ध घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। कब? 1529 में। कब? 1529 में। किसके बीच? महमूद लोदी किसके बीच लड़ा था? महमूद और बाबर के बीच हुआ था। महमूद और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अच्छा, अरुण जेटली स्टेडियम कहां कहते हैं? तो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अरुण जेटली स्टेडियम कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि जब किसी संख्या के 3 गुने को 16 घटाए, 3 गुने में से कितना? 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का घन क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या है, हम मान लेते हैं XYZ कोई संख्या मान लेते हैं, उसकी संख्या को 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या को 3 गुना करेंगे। देखिए, मान लें कि वो संख्या जो है भाई साहब कितना है? वो संख्या जो है आपका कितना है? x है। x को 3 गुना कीजिए, उसमें से 16 घटाइए और प्राप्त कितना होना चाहिए आपको? 8 होना चाहिए। ठीक है, कितना प्राप्त होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यानी कि 3x माइनस 16 बराबर 8 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? 8 प्राप्त होना चाहिए। कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3x बराबर क्या होगा दोस्तों? जब ये माइनस में दिया जाएगा प्लस में होगा तो यानी कि 16 प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा? 24 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? जब 3 से काटेंगे इसको तो क्या बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 8 3 24, यानी कि x बराबर 8 आ गया। कोई बात ना, जब हमको अभीष्ट संख्या x पता चल गया 8, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? तो 8 का क्यूब करेंगे तो कहें सर 512 होगा। ऑप्शन सी सही है। कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है, 512 होगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन 512 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों, यदि पहले वर्ष एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1440 है। कितना है? 1440। तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? 1440 इंटू 1 प्लस जितना दर है उसको यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे। इसको काटिए, क्या बार में कट गया? एक बार में। कितना हो गया? 1440 गुने 11/10, इसको काट दीजिए। जैसे ही इसको कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? इसको जब सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो 1584 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1584
84 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है, महत्तम दे रखा है 2 और उसके बाद दे रखा है महत्तम से वर्तक दे रखा है, उसके बाद एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या तो हमको पता है कितना, LCM कितना है 126, HCF कितना है 2, पहली संख्या कितना है पता दोस्तों 18, दूसरी संख्या क्या है 1 से। चलिए इसको काटिए, इसको काटिए, कै बार में कटेगा, जब इसको आप काटिएगा दोस्तों, इसको आप काटिएगा तो 8 7 56 यानी कि 7 बार में कट गया, यानी कि 7 दूना 14, 14 हो गया इसका आंसर। दूसरा संख्या कौन होगा, 14 होगा, ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है से दोस्तों बीज गणित पे रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 0.2 के पावर क्यूब माइनस 0.02 के पावर क्यूब, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर सोल्व कीजिए। क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इसी पर सोल्व कर देंगे, इसको कितना होगा 0.2 माइनस 0.02 इंटू ए स्क्वायर कहने का मतलब 0.2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब 0.02 के स्क्वायर, ए बी कहने का मतलब 0.2 इंटू 0.0। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा दोस्तों, आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.18 आ जाएगा गुने 0.044 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.07992। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान के चलिए कोई भिन्न है दोस्तों, क्या है, कोई भिन्न है, कोई भिन्न है आपके पास, उसका जो हर है कोई मान के चलिए भिन्न है आपके पास x है, x है। एक भिन्न का जो हर है ना अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अंश अगर जो x है तो उसका हर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि अंश और हर में 4 वृद्धि किया जाए, इस पे भी 4 वृद्धि करेंगे और इस पे भी 4 वृद्धि करेंगे, दोनों में वृद्धि करेंगे तो इस प्रकार प्राप्त क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/5 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस 20, इसको कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, तो यानी कि 4x प्लस 28, इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ गया। अब कह रहा है कि मूल भिन्न क्या होगा, तो ऊपर x के मान 8 रखिए और नीचे ये 8 प्लस 3 कीजिए, 8 प्लस 3 कीजिए 8 प्लस 3 कीजिए यानी कि 8/11। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है कि रमेश क्रमशः 100 130 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं का प्राप्त 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए तो मूल प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों तीनों में प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, तीनों में कितना कितना प्राप्त किया है, एक 50% प्राप्त किया है। देखिए पहले तो हम देखेंगे 100 का 50%, 100 का 50% प्राप्त किया है, यानी कि कितना नंबर प्राप्त किया है, परसेंटेज के हटाएंगे तो क्या बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि हटेंगे तो यह क्या 50 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, 50 मार्क्स प्राप्त किया है, कितना मार्क्स प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे सर 50 मार्क्स प्राप्त किया है। अच्छा अगला एग्जाम में कितना प्राप्त किया है दोस्तों, तो 130 का प्राप्त किया है, कितना 60%, यानी कि 60 हटाएंगे तो कितना, काटिए इसको तो कितना बचेगा, जैसे ही इसको काट के हटाएंगे तो 78 नंबर, 78 मार्क्स प्राप्त किया है। अच्छा अगला एग्जाम एक और एग्जाम दिया है, ओकरा में 150 और उसमें कितना परसेंट प्राप्त किया है, 70% प्राप्त किया है, परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 15 7 75 से 105 मार्क्स इसमें प्राप्त किया है। अच्छा अब जब इस टोटल जो है मार्क्स दोस्तों कितना प्राप्त किया, टोटल 50 प्लस 78 प्लस 105, टोटल अगर जो आप जोड़िएगा तो 233 नंबर प्राप्त किया है। कितना नंबर प्राप्त किया है, 233 नंबर प्राप्त किया है। अच्छा एग्जाम जो तीनों दिया उस तीनों को जोड़े से कितना होगा, कितना होगा दोस्तों 100 130 230 और 150 380, यानी कि 233 नंबर किसे प्राप्त किया है, तो 380 नंबर में 233 नंबर प्राप्त किया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे।
जिससे ही इसको काटिएगा दोस्तों 61.32 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला क्वेश्चन 40 नंबर, क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है। 48 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है सारा जो ऐसे रूट में है इसको क्या करना पड़ेगा? परमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेकरण करना पड़ेगा इसको, परमेकरण करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कैसे परमेकरण करेंगे? कैसे करेंगे परमेकरण दोस्तों? परमेकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, पहले तो आपको लिख लेना है कितना है, 3√2 बटा √6 माइनस √2 माइनस 4√3 बटा √6 माइनस √2, 6 बटा √8 माइनस √12। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, √12। अब देखिए सबको क्या करेंगे? परमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परमेकरण करेंगे। कैसे करेंगे परमेकरण? इसको माइनस है तो वहां पे प्लस वाला जाकर के गुना कर देंगे। देखिए 3√2 बटा √6 माइनस √2 गुना क्या कर देंगे? दोनों में कर देंगे √6 प्लस √2, √6 प्लस √2, इसका कर दिए, गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए माइनस क्या है? 4√3 √6 माइनस √2, जब इसको परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 प्लस √2, √6 प्लस √2। अब यहाँ देखिए इसका भी कर देंगे 6, क्या है? माइनस है, माइनस 6 बटा √8 माइनस √12, इसका भी परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √8 प्लस √12 बटा √8 प्लस √। ठीक है, जैसे ही आप परमेकरण कीजिएगा दोस्तों, ये कहा लास्ट वाला प्लस में, लास्ट वाला माइनस में है कि प्लस में है जी? जैसे ही आप परमेकरण कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो सब कट के आ जाएगा आपके पास, सब क्या हो जाएगा? कट के आ जाएगा आपके पास 60√3 बटा 12 आ जाएगा। तो 12 बचे 60 यानी कि 5√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5√3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 5776 पेड़ हैं और पेड़ों के कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्तियां में उतना ही पेड़ है, तो संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों, जैसे पेड़ लगाया गया है, मान के चलिए कि 5 पेड़ लगाया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पेड़ लगाया है। इस पंक्ति में कितना पेड़ है? 5 पेड़ है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 3 4 1 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 2 3 4 5, 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितना पेड़ हो रहा है? 25 पेड़ हो रहा है। इसी प्रकार से जो 5776 होगा ना, ये भी किसी के न किसी के स्क्वायर ही होगा। तो 76 के स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 76 का स्क्वायर है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, 76 के स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है फैक्टोरियल से बनेगा दोस्तों। कह रहा है कि एक बॉक्स में कितना? 2 काली 6 हरी और 4 नीली गेंद है। यदि आच्छादित निकाला जाए, 2 गेंदों निकाली जाती है तो दोनों गेंदों का हरी होने की परीक्षा। किसका क्या होने की परीक्षा? दोनों गेंदों की हरी होने की परीक्षा। पहले तो हरा गेंद कितना है से देखिए, हरा गेंद कहेंगे सर 6 है। कितना गेंद है? 6 गेंद है हरा। इसी को 2 निकालना चाहिए, इसी को 2 निकालना चाहिए, तो इसका फैक्टोरियल तोड़िए 6। अच्छा कितना गेंद है टोटल दोस्तों? तो 12 गेंद है। कितना गेंद है? 12 गेंद है, तो 12 C2। ठीक है, इसको जब फैक्टोरियल तोड़ते हैं आप तो कैसे टूटता है? 6 ऊपर चले जाता है, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? बटा में होगा यहाँ से रूट फैक्टोरियल 12, 3 होगा फैक्टोरियल 12 माइनस 2, फैक्टोरियल 12 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 6 गुने 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 भी होगा, 4 3 2 होगा, ये जो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 6 गुने 5 बचेगा, और क्या बचेगा? 2 गुने 1 बचेगा, इसका फैक्टोरियल बचेगा। अच्छा बटा में आइए, यहाँ पे 12,
जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों तो 12 गुने 11, जैसे ही 10 से तो ई कट ही जाएगा, तो 10 से ई कट जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा कितना, 2 गुने 1, 12 गुने 11 बटा 2 गुने 1। अच्छा ठीक है, एक इसे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा कितना, 6 गुने 5 बटा 12 गुने 11, इसे ही 2 बार में, ठीक है, यानी कि 5 बटा 22, 5 बटा 22। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एमिनो एसिड में 4 प्रमुख कौन सा तत्व होते हैं, एमिनो एसिड में 4 प्रमुख तत्व जो है कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन है एमिनो एसिड में, तो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है। चलिए डिविनिंग, डिविनिंग कौन सी प्रक्रिया है, डिविनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों उसमें एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में त्रुटियों को जांच किया जाता है। क्या किया जाता है डिविनिंग से, त्रुटियों को जांच किया जाता है सॉफ्टवेयर में, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का पारित किया गया था 2010 में किया गया था। कब किया गया था, 2010 में किया था, 18 अक्टूबर 2010 को। कब किया गया था, 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 को पारित किया गया था। कब, 18 अक्टूबर 2010 को पारित किया गया था। चलिए रीजनिंग है, रीजनिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे H को 8, X को 24, G को 7 और O को 15, तो R की जगह पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, 17 की जगह पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। सबके प्लेस वैल्यू आगे लिख रहा है, बाद में क्या लिख रहा है, अक्षर लिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55, कह रहा है कि एक बच्चा अपने पिता के तलाश करने के लिए, ये तो पिछलको सेटवा में यही था जी, एक बच्चा जो है अपने पिता के तलाश करने के लिए, किसको तलाश करेगा जी, पिता का तलाश करेगा। वो पश्चिम की ओर 90 फीट जाता है। कितना फीट जाता है पश्चिम की ओर, यहां से चलेगा तो पश्चिम की ओर कितना फीट जाता है, 90 फीट जाता है पश्चिम की ओर। अब क्या करता है कि वह दाएं मुड़ करके 20 फीट जाता है, दाएं मुड़ेगा तो यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगा, कितना फीट जाएगा जी, 20 फीट जाएगा दाएं मुड़ करके। फिर कहता है कि इसके बाद दाएं मुड़ करके 30 फीट जाता है, फिर इसका किधर होगा, दाएं इधर होगा, इधर कितना फीट जाएगा, 30 फीट जाएगा, 30 फीट जाता है। अब क्या कहता है कि 30 फीट बाद अपने चाचा घर पहुंचा, उसके बाद पिता वहां नहीं थे, तो वह दक्षिण में 100 फीट गया। दक्षिण यहां से डायरेक्ट दक्षिण कहां रहेगा, नीचे रहेगा, तो 100 फीट गया दक्षिण में। कितना फीट गया, 100 फीट गया दक्षिण में। अच्छा शुरुआती बिंदु से वह पिता कितना दूर है, देखिए यहाँ पे शुरुआती बिंदु है और यहाँ पे लास्ट है दक्षिण में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया 30, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, ये क्या हो गया 20, तो ये क्या हो गया 80 हो गया। अच्छा आपको पाइथागोरस परमेश्वर ही निकाल लीजिएगा, मान के चलिए कि पाइथागोरस अभी दूरी है, तो रूट अंडर 60 के स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अच्छा इसमें त्रिभुज की संख्या आप पढ़े होंगे थोड़ा सा फिगर काउंटिंग में, तो सब में 1 2 3 4 5 6 और सबको जोड़िए 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 और 21, यानी कि 21 त्रिभुज है इसमें, 21 त्रिभुज है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 7 सदस्य ABCDEFG विशिष्ट कार्य में कार्यालय जा रहे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में जा रहे हैं। सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है। देखिए दोस्तों 7 वो है, सबसे लास्ट में कौन पहुंचा, सी पहुंचा, बहुत बढ़िया। इनमें से कोई भी समान समय पर नहीं पहुंचा है, कोई भी एक बार नहीं पहुंचा है, सबका अलग अलग समय पर पहुंचा है, तो सी सबसे लास्ट में पहुंचा है। अब देखिए जी के बाद कम से कम 3 सदस्य आए हैं। देखिए दोस्तों एगो तो लास्ट में ही रहबे करेगा, जी के बाद कम से कम 3 सदस्य आए हैं, कोई बात नहीं, आ गया 3 गो सदस्य जी के बाद, हाँ आ गया। अच्छा 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे हैं। ई एक ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, ई जो है ई एक ठीक बाद, ई जो है किसके बाद, एक ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, यानी कि पहले तो ए पहुंचा होगा, और जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा। जी जो है जी किसके बाद पहुंचा है, ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, यानी कि पहले ई गया होगा। अच्छा ठीक ई गया तो ए गया, अब तो हो गया, यहाँ पे बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया, कहानी खत्म। जैसे ही 7 को हो गया दोस्तों, सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, इसी में से मार देंगे हम आंसर, इसी में से आंसर मार देंगे, यानी कि कह रहा है कि ई एक ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ई जो है एक ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ठीक है। जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ठीक है। अब कह रहा है कि एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा था,
एफ जो है ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा था। एफ किससे पहले? ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, यानी कि सबसे पहले एफ पहुंचा है। ऊपर में कौन है? एफ है, यानी कि सबसे पहले कौन कार्यालय पहुंचा है? एफ पहुंचा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन 58 कह रहा है दोस्तों कि नीता के पास दो रंग के गेंद है, यानी कि एक रंग कोई भी होगा, दूसरा रंग दो ही रंग का गेंद है। तो कह रहा है क्या हम बता सकते हैं कि उसके पास लाल रंग के कितने गेंद है? देखिए उसके पास 6 गेंद है, उसके पास 6 गेंद है, बहुत बढ़िया। टोटल गेंद हमको पता चल गया 6 गेंद है। अब कह रहा है 1/3 गेंद नीली है। हमको टोटल गेंद ये पता है, उसका 1/3 जो है से नीली है, यानी कि 2 गेंद जो है से नीली है, तो बाकी 4 गेंद क्या होगा? लाल होगा। क्या होगा? 4 गेंद और पृथ्वी लाल होगा, क्योंकि दो ही रंग के गेंद ही उसके पास, यानी कि दोनों कथन सच्चम है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से प्रश्न चिन्ह का दर्शाए अनुसार अनुपस्थित। देखिए एन के बाद एल लिखा है, एन कैमा स्थान है 14, एल कैमा है 12, जे कैमा है 10, एच कैमा है 8, यानी कि 12, 10, 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी कि एफ लिख लीजिए, कहानी खत्म। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कहां किया था दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल में किया था। कहां किया था? वेस्ट बंगाल में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि भीतरगांव ईट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की वास्तुकला का एक उदाहरण है। किस काल की? गुप्त काल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट विस्तार को क्या कहते हैं? तो मुंबई से गोवा जो है दोस्तों उसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोंकण तट कहते हैं। देखिए दोस्तों एक हम लोग रफ में देख लेते हैं दोस्तों भारत के नक्शा के साथ। क्या देखेंगे? भारत के नक्शा के तहत जो मालाबार तट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगर जो आप कौन सा तट है? पूर्वी तट है। कौन सा है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पे दोस्तों, पूर्वी तट पे जो तट है उसका नाम क्या है दोस्तों? क्या है? कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल। कोरोमंडल और क्या है दोस्तों? कोरोमंडल, गोकुल तट, गोलकुंड तट, कोरोमंडल, गोलकुंड तट और उत्तरी सरकार तट। क्या है? कोरोमंडल, गोलकुंड तट और उत्तरी सरकार तट। अब इधर पश्चिम साइड में दोस्तों आपको तट का नाम मिलेगा कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट और क्या मिलेगा? मालाबार तट। कौन मिलेगा? मालाबार तट मिलेगा दोस्तों पश्चिमी साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों। रॉलेट एक्ट कब आया था? ये रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था? मार्च 1919 में आया था। कब आया था? मार्च 1919 में आया था। इसे काला कानून भी कहा गया था दोस्तों। क्या कहा गया था इसको? काला कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है गठन कब हुआ था? तो जो भारत सरकार के अधीन है दोस्तों वो गठन कब हुआ था? आपको पता है कि गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? डीआरडीओ। क्या बोलते हैं? डीआरडीओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी, इसको मलगुजारी भी कहते हैं दोस्तों, राजस्व भी कहते हैं। तो इसका जो शुरुआत वो किया था 1793 में किया था। कब किया था? 1793 ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 66। कह रहा विश्व प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलिए ये जो दिया रहा है नंबर दिया है रिपीटेशन वाला नंबर है दोस्तों। कह रहा है एक कौन सा संख्या है? तो आपको पता होगा रिपीटेशन वाला एक अपरिमेय संख्या होता है। कह रहा है एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए दोस्तों ये कौन सा अक्ष है? ये है एक्स है और ये क्या है? वाई है। ठीक है, अब इस पे कहीं पे निर्देशांक है दोस्तों
वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स 0 होगा और वाई होगा, यानी कि 0 वाई होगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, क्वेश्चन नंबर 69 आपको कह रहा है कि लॉग 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 है, तो लॉग है दोस्तों, लॉग के ई बेस है एक्स इंटू एक अगला लॉग में 5 बेस है इंटू ई बराबर कितना है दोस्तों, 3 है। तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे इसका एक्स का मान। पहले हम दोस्तों इसका बेस वाला हम कहानी खत्म करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको log x बटा log e लिख सकते हैं, बेस को क्या करते हैं बटा में कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं log e बटा log i लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ई से ही कैंसिल हो जाएगा सर, तो यहाँ बचेगा कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा सर log x बटा log 5, बहुत बढ़िया, बराबर में कितना 3। अच्छा जब इतना हो जाएगा, जब log अगर जो हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे, तो जब इसको फिर से करेंगे तो पहले जैसा कैसे होगा, तो log यहाँ पे x हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर कितना 3, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 3, कितना हो जाएगा x बराबर 5 के पावर 3, जैसे ही 5 के पावर 3 हो जाएगा 215 आएगा आंसर, कितना 125 आएगा ना, 125। चलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपको एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज है, ए बी सी डी, उसका विकर्ण जो है दोस्तों एक एसी विकर्ण है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी, इसका जो विकर्ण है दोस्तों एसी और बीडी। अच्छा ठीक है, एसी बीडी विकर्ण है, यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे ई पे मिल रहा है। अब क्या कह रहा है कि ए ई अनुपात ईसी, ए ई अनुपात ईसी कितना है, 1:2 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बीई अनुपात डीई, बीई अनुपात डीई कितना है, 3:6 है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2:1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अच्छा अब पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा है, तो आपको देखने में लग रहा है कैसा, समलंब त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समलंब त्रिभुज है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन 71, कह रहा है वृत्त इतना है, जीवा कितना है, जीवा 8 सेंटीमीटर है, ओपी पर डाला गया लंब क्या होगा। देखिए दोस्तों एक वृत्त आप बनाइए, ठीक है, जैसे ही आप वृत्त बनाएंगे, जब वृत्त बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, ओ आर होता है, यहां से एक जीवा खींचना है, क्या खींचना है, एक जीवा खींचना है। जीवा कितना, जीवा की लंबाई कितना है, जीवा जो है वो ए बी है, क्या है, ए बी है, ए बी की लंबाई आपको दे रखा है कितना, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, यहां से एक लंब खींचेंगे दोस्तों, ये कितना कितना भाग में बांटेगा, 4-4 सेंटीमीटर में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का कौन बनाएगा। अब कह रहा है कि ओ, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, कह रहा है कि ओ पी लंब डाला गया, तो ए पी क्या होगा, ए पी वाला ए पी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। जब लंब डालेंगे तो बीच बीच ना काटेगा जी, 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है, कितना आयताकार क्षेत्र है, एक वो आयताकार क्षेत्र है, एक बगल बगल से रास्ता निकालना है, कोई दिक्कत है, देखिए ना, कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसका लंबाई 50 मीटर है, कितना लंबाई है, 50 मीटर लंबाई है, कितना, एक आयताकार क्षेत्र है, इसका लंबाई कितना दे रखा है, इसका लंबाई दे रखा है 50 मीटर, कितना दे रखा है 50 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 42 मीटर, कितना दे रखा है 42 मीटर, कितना दे रखा है 42 मीटर, 42 मीटर। अब कह रहा है चौड़ा है, अंदर एक आयताकार लॉन होता है, क्या होता है, अंदर एक आयताकार लॉन होता है, एक समान चौड़ाई के बजरी पथ को घिरा हुआ है, एक समान चौड़ाई के, देखिए इसे चौड़ाई अंदर भले बजरी पथ से घिरा हुआ है, कितना है, अंदर भले, देखिए जब अंदर से है दोस्तों, अंदर से है, कितना है बजरी पथ की चौड़ाई, यहाँ पे 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर है, ये भी क्या है 6 मीटर है, यहाँ भी क्या है 6 मीटर है, यहाँ भी क्या है 6 मीटर है। भाई जब 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
तो पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा का क्षेत्रफल निकाल करके छोटा का क्षेत्रफल के क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे जी, पथ का बड़ा का क्षेत्रफल कितना है, बड़ा वाला का 50 गुने 42 है ना, और छोटा वाला का क्षेत्रफल इधर से भी घट जाएगा 6, इधर से भी घट जाएगा 6, छोटा वाला कितना हो जाएगा चौड़ाई, कहेंगे सर इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, इसका कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा सर वो हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। जैसे ही इसको पता चल गया आपको 30 और 38 हो गया, तो माइनस कर ना दीजिए 38 गुने 30, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2100 माइनस 1440 कितना हो गया 960 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 डॉट एन पदों का योग क्या होगा। इस कितना पदों का, एन पदों का योग कह रहा है आपको से, कितना पदों का, एन पदों का योग कह रहा है आपको से। कैसे निकालेंगे एन पदों का योग, हमको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूला से। देखिए दोस्तों, देखिए फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, क्या है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डॉट 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 एन तक, ठीक है। इन पदों का योग निकालना है। देखिए इसमें से √2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पे, जैसे ही √2 कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 2 गुने 4, जैसे ही 2 गुने 4 लिखिए तो 2 बाहर निकल जाएगा ना, 2 बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बाहर, 2 निकलेगा बाहर, कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ऐसे ही आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे निकालिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे निकालिएगा दोस्तों तो 4 बचेगा, डॉट 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 एन तक जाएगा, कितना तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। रूट तो आपको कॉमन हो गया। अच्छा इसका तो आपको पता है, तो प्राकृत संख्या हो गया, और जैसे ही प्राकृत संख्या है तो आपको पता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसका क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इसको में √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन से गुना कर दीजिए, कितना बार में हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/√2 कौन हो गया, ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आपको दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है सुशील ने एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख कमाया। कितना लाख कमाया एक वर्ष में, एक वर्ष में 6 लाख कमाया, ठीक है। एक वर्ष में 6 लाख कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया। कितना कमाया, 1500 अधिक कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया था, देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी से बनेगा। देखिए मानिए दोस्तों कि पहला महीना में वो 100 रुपया कमाया, कितना रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया। पहला महीना में कितना रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया। उसका जो डी है दोस्तों, पहला महीना को क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे। उसका जो डी है, जो अंतर है हर एक महीना का कितना है, 1500 है, ठीक है। कितना महीना कमाया है, 12 महीना। कुल कमीनी कितना हुआ दोस्तों, उसको कुल कमीनी हुआ 6 लाख। कितना हुआ, 6 लाख उसका कुल कमीनी हुआ। अच्छा कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2x प्लस n-1 इंटू टी। एस एन आपको पता है, टोटल पता है ना, कितना पता है आपको, 6 लाख। एन आपको पता है कितना, 12, कितना पता है 12/2, 2x, x हमको पता नहीं है, यही ना निकालना है हमको। पहला महीना ए जो है, ए जो पहला महीना ए होता है 2a इंटू एन प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन हमको पता है कितना, 12, इसमें से 1 घटाएंगे, और डी कितना पता है 1500, कितना 1500। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसको से इसको काटिए तो 1 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 100 पर 0 3 0 1 हो जाएगा। इसको कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 11 गुना कर दिए, 11 गुने 1500, ठीक है। 2x प्लस 11 गुने 1500, इसको यहाँ घटाएंगे, इसको यहाँ कहाँ भेजिए, यहाँ भेजिए। जैसे ही इसको इधर भेजिएगा दोस्तों, जैसे ही इसको इधर भेजिएगा, कितना 2x बराबर 1 लाख माइनस 11 गुने कितना 1500, तो आपको आ जाएगा ये, हो जाएगा
83,500। एक से और क्या आ जाएगा 83,500, तो एक से और क्या आ जाएगा, 2 बार में काट, 2 से काटिए तो 41,750 जो है से आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला बार महीना क्या होगा, 41,750 रुपया का उसका महीना मिला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई वास्तविक शून्य नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी 0 का क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 76 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है। कौन सा जंतु जो ऐसा है परजीवी नहीं है, तो जो है समुद्री एनिमोन। क्या है, समुद्री एनिमोन जो है दोस्तों परजीवी नहीं है। समुद्री एनिमोन क्या है, परजीवी नहीं है। बाकी सब जो है क्या है, परजीवी है। क्या है, बाकी सब परजीवी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन भेजा था, तो अमेरिका भेजा था दोस्तों, लूनर रोवर। कौन भेजा था, अमेरिका, लूनर रोवर भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है कि एयरबैग का आविष्कार किसने किया था। एयरबैग का आविष्कार किया था एसन वार्डन ने। किसने किया था, एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। किसने किया था, एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। किसने किया था, एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए 79 देखिए, कह रहा है दोस्तों कि 6 लड़के PQRSTW उसकी आयु के आधार पर तुलना की जाती है। कह रहा है दोस्तों कि किन्हीं 2 लड़के की आयु समान नहीं है। ठीक है, कोई भी लड़का ऐसा नहीं कि जिसका आयु समान हो। केवल 4 लड़के की आयु, 4 लड़के क्यू के आयु से छोटे हैं। देखिए दोस्तों केवल 4 लड़के, क्यू यहां पे रहेगा 1 2 3 4 गो लैकन ऐसा होगा, 4 गो लैकन ऐसा होगा तो क्या होगा, क्यू से छोटा होगा। क्यू से क्या होगा, क्यू से छोटा होगा। एस जो है पी और आई के आयु से बड़ा है। एस जो है से क्या है, पी और आर की आयु से बड़ा है। एस क्या है दोस्तों, एस जो है एस पी और आर के आयु से क्या है, बड़ा है। या तो आर बड़ा हो सकता है पी से, या पी बड़ा होता है आर से, लेकिन एस तो दोनों से बड़ा होगा। फिर कह रहा है कि टी डब्ल्यू और एस के आयु से बड़ा है। टी जो है से क्या है, टी डब्ल्यू और एस से, टी जो है से टी डब्ल्यू और एस से बड़ा है, एस से बड़ा है। तो बताइए कि कौन आयु में सबसे बड़ा है, कौन आयु में सबसे बड़ा है, कौन आयु में सबसे बड़ा है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ए, टी जो है सबसे बड़ा है। टी क्या है, सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एक अलमारी में 4 शेल्फ हैं, यानी कि 4 को खाना है। नीचे दिए कथनों के आधार पर शेल्फ 2 में कितने खिलौने रखे जा सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन, कुछ खिलौने, कुल खिलौने कहता है 15 है, पता है। सेल्फ 1 में 5 से 5 खिलौने रखे जा सकते हैं, यानी कि अगर जो सेल्फ 1 में 5 खिलौने रखे, 3 में कितना 10 को खिलौना होगा। सेल्फ 2 और 3 में समान खिलौने रखे जाते हैं। सेल्फ 4 और 2 में रखे जाते हैं, सेल्फ 4 और 2 में खिलौने रखे जाते हैं, यानी कि चारों सही है, चारों कथन रहेगा तभी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि कुछ पेपर कलम है, कुछ पेपर जो है दोस्तों, कुछ पेपर कलम है। क्या है, कुछ पेपर कलम है। सभी कलम पेंसिल है। सभी कलम क्या है, पेंसिल है। सभी कलम क्या है, पेंसिल है। तो सभी पेंसिल कलम है, सही पेंसिल कलम है, गलत बात है। सही पेंसिल कलम हो ही नहीं सकता है। देखिए कुछ पेपर पेंसिल है, हाँ कुछ पेपर पेंसिल है, हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब की ओर चला। देखिए पूरब किधर है दोस्तों, इधर है। 8 किलोमीटर पूरब की ओर चला, बहुत बढ़िया। जैसे ही चला तो वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। किधर मुड़ा, बाएं। दाएं मुड़ता तो नीचे आता, बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। अब देखिए कह रहा है कि और बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। कहां मुड़ गया, दाएं मुड़ा, ऐसे मुड़ा, दाएं मुड़ा, और कहा कि 3 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। इसके द्वारा पूरब दिशा में चली गई दूरी, तो पूरब में 8 और यहाँ 3, 8 3 11 किलोमीटर पूरब दिशा में चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान दें। देखिए टी
यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्त के चारों ओर, एगो वृत्त है, वृत्ताकार मेज है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को व्यक्ति बैठा हुआ है। एक और बनाइए पॉसिबिलिटी वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 को व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है, कह रहा है कि टी जो है जेड और डब्ल्यू के बीच में है। टी कहां पे है दोस्तों? टी जेड और डब्ल्यू के बीच में है। टी कहां है? टी और जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। यहां पे भी बैठा है, टी को डब्ल्यू को इधर कर दिए, जेड को इधर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कह रहा है कि टी जो है से डब्ल्यू और जेड के बीच में बैठा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि भी जो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर रहेगा दोस्तों। डब्ल्यू के दाया कहां है? इसमें अगर लेके चलेंगे तो डब्ल्यू के दाया कहां है? 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जेड बैठा हुआ है, यानी कि ई वाला तो खत्म कहानी हो गया। तो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? जेड बैठेगा। कौन बैठेगा? भी बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा भी। चलिए ए वाला सही हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इसी पे हम। फिर कह रहा है दूसरे स्थान पर बैठा है, यू और वाई के बीच है। और क्या कह रहा है कि और क्या है? u और y के बीच है। u और y के बीच है। किसके बीच है? u और y के बीच है। और u जो है से x के बगल में नहीं है। तो u जब भी रहेगा तो यहां रहेगा दोस्तों, और y जब भी रहेगा तो यहां रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ इसके अगर जो u को यहां रखेंगे तो इसके बगल में x आ जाएगा, तब क्या करिएगा? तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या हुआ? अब बच गया कैगो? 2 गो बच गया। 2 गो बच गया तो बचा कैगो आदमी? बचा यहाँ पे कौन कौन बच गया? एगो बच गया डब्लू। कौन बच गया? एगो बच गया, एगो डब्लू तो हो गया। कौन बच गया? एगो जेड, जेड भी हो गया। कौन बच गया? एगो टी भी हो गया। यू भी डब्लू वाई, यहाँ पे क्या हो गया? एक्स बच गया। एक्स यहाँ पे बैठा दीजिए, एक्स यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या है? 7 को व्यक्ति था जी, 7 को व्यक्ति था, एगो हम एक्स्ट्रा बैठा दिए हैं। चलिए ठीक है, 7 को व्यक्ति है, 7 को बैठाइएगा। चलिए ठीक है। अब जैसे ही 7 बैठ गया दोस्तों, 7 बैठ गया। अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो यू यहाँ पे है, दाईं ओर कौन बैठा है? भी बैठा है। ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 84। तो इसमें असंगत को चिन्हना है। देखिए सब में तीर, जो सब में त्रिभुजवा जो है से सटा हुआ है, सबके बीचे बीच सटल है। फिर हम देखिए पलटल है, यानी कि कौन सी है? असंगत है। यानी खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 कथन के बाद निष्कर्ष दिया है। देखिए, कंपनी एबीसी एक उत्पाद के मार्केटिंग की, क्या किया? मार्केटिंग किया कि यदि आप मूल्य और गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं तो आगे बढ़े, इसे खरीदे। कह रहा है कि यदि आप मूल्य और गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं तो इसको आगे बढ़े। तो कह रहा है कि इसका अच्छी गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। सही बात होगा। उत्पाद की उत्पाद का मूल्य उचित होना चाहिए। उत्पाद का जो है गुणवत्ता क्या होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। उत्पाद का मूल्य भी क्या होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए, उचित होना चाहिए, यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन ये सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 86। कह रहा है कि फिल्म उपकार 1967 में प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती उगले सोना, उगले हीरा मोती सोना, उगले हीरा मोती कौन गाया था? तो गायक थे महेंद्र कपूर। कौन थे? महेंद्र कपूर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए। अच्छा, जो उपकार फिल्म था दोस्तों, उसका डायरेक्टर कौन थे? जो उपकार फिल्म था उसका डायरेक्टर कौन थे? आप जरूर बताइएगा। तो डायरेक्टर थे मनोज कुमार। कौन थे डायरेक्टर? अगर जो पूछ दिया आपसे तो कौन थे? मनोज कुमार। कौन थे डायरेक्टर? मनोज कुमार थे। क्वेश्चन, व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब यही है दोस्तों। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब क्या है कि ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 88। कह रहा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ... पर्यावरण वाहिनी योजना का आरंभ की थी, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों का भागीदारी का प्रोत्साहन करना था। कब किया था? कब किया था दोस्तों? तो ये जो किए थे जून 1992 में किए थे। कब किए थे? जून 1992 में किए थे। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून का मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून का मनाया जाता है। आगरा किले के परिसर में मुगल शासकों ने किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था?
अगर जो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कह दे तो शाहजहां ने, आगरा में कह दे तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया है। एक बार मोती मस्जिद एक जगह नहीं है बाबू, आगरा में शाहजहां ने निर्माण करवाया है आगरा में। अगर जो यही कह दे आपको, अगर जो यही कह दे आपको दोस्तों कि आगरा में किया है तो शाहजहां, उसके बाद लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया है कौन किया है, जहांगीर करवाया है। ये कहाँ करवाया है, लाहौर के किले में किया है जहांगीर। अच्छा, लाल किला में भी करवाया है दोस्तों, लाल किला में भी मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, औरंगजेब करवाया है। लाल किला दिल्ली में करवाया है मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, औरंगजेब ने किया है। लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, औरंगजेब किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, 90 कह रहा है कि वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था। वन स्टॉप सेंटर का योजना को शुभारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्ति के तल पर डॉट डॉट कोण बनाती है कितना, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का ऑप्शन ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको पता नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 93 आता है, कह रहा है कि निम्न तालिका किसी विशिष्ट विद्यालय के विभिन्न संकायों का नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ विज्ञान में एडमिशन लिया लड़का लड़की, कुछ कला में लिया, कुछ वाणिज्य में लिया, कुछ व्यवसाय में लिया। ठीक है, कह रहा है कि कला संकाय में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, उन सभी संकायों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो कला संकाय में लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या कला संकाय में पढ़ने वाली, कह रहा है दोस्तों कि कला संकाय में अन्य सभी संकायों में पढ़ने वाली, कला संकाय में कितनी लड़कियां हैं, 45 लड़की है। और अन्य कहने मतलब दोस्तों सभी लड़कियों को जोड़ना है, 45, 18 जोड़ना है, 45 जोड़ना है। सभी विषय में जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, सब व्यावसायिक, सब में जितना लड़कियां हैं सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़े तो कितना है, 135 है। 1:3 का अनुपात है दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको पीडीएफ भी कमेंट करने पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94, कह रहा है कि 8 घंटे कार्य करते हुए, 8 घंटे कार्य करते हुए एक व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे कार्य करते हुए, कितने घंटे दोस्तों, 8 घंटे। ठीक है, 3 यूनिट कितना दोस्तों, 3 यूनिट 10 घंटे में कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, कितने घंटे कार्य करते हुए, 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बनेगा एमडीएच से, क्या बनेगा, एमडीएच M1 D1 H1 बटा W1, यहां बनेगा M2 D2 H2 बटा W2। पहला बार में क्या हुआ, पहला में 8, कितना व्यक्ति है, कितना है, 18 गुने 8, 8 घंटा कार्य कर रहा है, 8 घंटा कार्य कर रहा है। कितना घंटा कार्य कर रहा है, 10 दिन कार्य कर रहा है। एम कितना, 10 आदमी, थोड़ा सा इसमें मीटरा हुआ है दोस्तों, 18 गुने 10 गुने 8 घंटा कार्य कर रहा है। ठीक है, कितना व्यक्ति है, यहाँ पे 10 व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 10 व्यक्ति, यहाँ पे 10 व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। अच्छा इधर कीजिए, कितना व्यक्ति है, दूसरा बार में 25 व्यक्ति है। कितना घंटा कार्य कर रहा है, कितना दिन करेगा, तो एक करेगा, हमको पता नहीं है कितना दिन करेगा, यहाँ पे D2 कर देते हैं। कितना घंटा करेगा सब पता है, 6 घंटा करेगा। ठीक है, 6 घंटा करेगा। कितना काम करना है, 5 यूनिट काम करना है। इसे इसको आप सोल्व कीजिएगा तो D2 बराबर आपके आ जाएगा 16 दिन। कितना आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा दोस्तों। चल सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों आपको x - 1/x, x - 1/x बराबर कितना, x बराबर नॉट इक्वल टू 0, x - 1/x बराबर 5, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसे इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों आप, तो इसका जो आंसर है, आपको आ जाएगा
45/49 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कह रहा है कि एक विक्रेता 490 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी। कितना में? 490 रुपया में। एक वस्तु पर 20% की हानि और दूसरी वस्तु पर 16% का लाभ। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु पर क्या किया कि 20% का हानि कमाया, एक वस्तु पर 16% का लाभ, 16% का लाभ कमाया। माना दोस्तों कि पहली वस्तु जो है वो 100 रुपया में लिया होगा और दूसरी वस्तु जो है वो कितना में लिया होगा? 490 माइनस एक्स में लिया होगा। ठीक है, तो पहला पर क्या किया कि कितना परसेंट हानि पर बेचा? 20% हानि पर, 20% हानि पर। यानी कि जब हानि होता है दोस्तों तो क्या होगा? 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80% पर बेचा होगा, यानी एक्स का 80% बेचा होगा, एक्स का 80% बेचा होगा। दूसरा को बेचा, दूसरा वस्तु को बेचा कितना में? 16% के लाभ पर बेचा। यानी कि जब 16% के लाभ पर बेचेगा, कितना बेचेगा? 16% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 116% पर बेचेगा। यानी कि 490 माइनस एक्स का कितना? एक्स का 116% में बेचा होगा। ये भी नहीं बेचा होगा, कितना में बेचा? ठीक है, जब बेचा दोस्तों तो यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। क्या हो? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है क्या होता है दोस्तों? समान कह देता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है। कैसे समान करेंगे? तो एक्स इंटू 80/100 और इसका कितना है? 490 माइनस एक्स 116/100। जब दोनों को समान कह दिया तो समान ही मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? समान मान के चलेंगे। कैसे होगा फिर? अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा? यहाँ पे 80x क्या हो जाएगा? 80x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 490 गुने 116 माइनस क्या? 116x। अच्छा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो 80 और 116 193x बराबर क्या हो जाएगा? 490 गुने 116, 490 गुने 116। एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक्स बराबर ये दोनों से काट के क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 290, यानी कि 290 रुपया में बेचा होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में दोस्तों कुछ नहीं है, बस सरलीकरण है। आप ऐसे ही कर लीजिएगा सरलीकरण, लेकिन कोशिश करते हैं कि बना दें। दोस्तों आप इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर से अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए इसका सरलीकरण में दोस्तों कुछ नहीं है, यहीं पे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यहीं पे। देखिए पहले हम लोग क्या होता है बोर्ड मास में काके की वाला, तो इसको गुना कीजिए। 9 6 54 क्या हो गया? 54 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 54 हो गया। अच्छा, ये खानी के बटा में क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसका बटा में क्या हो जाएगा? 3 गुने 8 के बटा में 54 आ जाएगा। ये इतना कहानी खत्म। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे गुना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गुना 2, यहाँ पे कीजिए 3 तिहाई 9, 9 कितना हो जाएगा? काट जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। आपका इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा -1/5/9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि दिया गया हिस्टोग्राम एथलेटिक क्लब में 232 छात्र की ऊंचाई उनकी संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उनकी संख्या को दर्शाता है। तो हिस्टोग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके प्रश्न का उत्तर दें। हिस्टोग्राम को क्या करना है? ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, उसके प्रश्न को क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए कह रहा है कि एथलीट क्लब में 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई क्या है? 32 सबसे लंबे औसत ऊंचाई क्या है? देखिए कितना है दोस्तों? 160 प्लस 165/2 कितना? 20 प्लस 160 165 प्लस 170/2 गुने कितना? 12, 32 बचा हो गया। और इसको औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 32 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है?
सर 164.4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है दोस्तों, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और इसमें दर्शाएं। देखिए कह रहा है कि पाई चार्ट के सप्ताह प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनील केक और चॉकलेट केक की संख्या प्रदर्शित बार में प्रदर्शित किया गया है। एक सप्ताह में बेचे गए केक कितना है? 10,500 है। कितना है? 10,500 है। ठीक है, कह रहा है शनिवार को, कौन सा है शनिवार यहाँ है, शनिवार को बेचे गए वनील केक की संख्या बेचे गए चॉकलेट केक की, किसका? चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि वनील केक का विक्रय मूल्य 8 रुपया है और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तो शनिवार को सभी वनील केक के और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि, पहले दोस्तों यह है कितना? यह है कितना? 16% है। किसका 16% है? तो यह है 10,500 का 16%। 10,500 का 16%, परसेंट हटाएंगे तो गुना, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 1680। कितना? 1680 है दोस्तों। अच्छा 1680 में इन दोनों का अनुपात किसका है? दोनों का अनुपात किसका है? चॉकलेट केक और वनील केक का। चॉकलेट केक और वनील केक का अनुपात कितना है? 3:7 है। तो किसका रेट दिया हुआ है? वनील केक का विक्रय मूल्य 8 रुपया है और चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है और 15 रुपया है। देखिए दोस्तों पहले इसका संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसमें दोनों है ना, तो इसमें वनील केक निकालिए। वनील केक कितना है? 4 है, तो 4/7। जैसे ही आप निकालिएगा तो वनील केक की संख्या आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा? वनील केक की संख्या 960। अच्छा इसी प्रकार से दोस्तों आप चॉकलेट केक का निकाल सकते हैं। 1680 में 1680 में 3 से गुना करके 7 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपको चॉकलेट केक आ जाए। चॉकलेट केक कितना आ गया? 720 चॉकलेट केक आ गया। कितना? 1600 कितना आया? 960 और 720 चॉकलेट केक आ गया। अब देखिए 960 में कितना से गुना करेंगे तो निकलेगा 960 कौन सा है? वनील केक है। वनील केक कितना है? 960 में 8 रुपया से गुना करेंगे, प्लस में 720 में कितना से गुना करेंगे? तो 720 में हम कितना से गुना करेंगे? 15 से गुना कर देंगे। कितना से? 15 से गुना करें 720 में। जैसे ही इसको टोटल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 18,480 हो जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से पॉलिश करने की कुल लागत है। कितना? 1 मीटर स्क्वायर अगर जो पॉलिश करेंगे तो कितना? 50 रुपया लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि लागत है, तो यदि उसका व्यास 70 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 6 मीटर है तो उसका पॉलिश करने में कितना लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। पहले 70 सेंटीमीटर व्यास है तो व्यास को रेडियस में बदलिए। रेडियस कितना? 35 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे? 100 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सोल्व। जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh होता है। कितना होता है? 2πRh होता है। जैसे ही 2πRh हो गया दोस्तों, तो 2 गुने 22/7, आर कितना है? 0.35 गुने 0.35 गुने एच कितना है? एच है 6। जैसे ही कीजिएगा दोस्तों तो क्या बार में काट देगा? 0.5 बार में काट देगा। अच्छा 0.5 बार में काट देगा तो इसको यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या बटा में 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना? 2 आ जाएगा बटा में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका ये कैसा 66 गुने 60, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन इसका ए वाला सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन इसका ए वाला सही हो गया। इतना 660 रुपया इसका निकलेगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक हम लोग देख लिए। 100वां क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें